हेलो स्टूडेंट, जैसा कि तुम लोगों को पता है कमिंग संडे जामिया का एंट्रेंस है। तो इस वीडियो में हम लोग जामिया 2022 का पेपर पूरा डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे और इसके अलावा जामिया 2021, 2020 और 19 के ऑलरेडी सॉल्यूशंस अपलोडेड हैं आईएनपीएस क्लासेस के चैनल पे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाके लिंक देख सकते हो। एंड जामिया के कुछ मॉक टेस्ट भी कंडक्ट करा रहा है आईएनपीएस क्लासेस, तो उसके लिए आईएनपीएस क्लासेस का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। उसका लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कब मॉक इसका कंडक्ट हो रहा है। इस वीक में 2 मॉक रहेंगे जो कि ओपन फॉर ऑल रहेंगे। एंड अगर तुम लोगों ने 2020 और 21 का पेपर देखा होगा तो 2020 और 21 का पेपर काफ़ी सिंपल था, लेकिन 22 से थोड़ा लेवल अप करा है जामिया का। इसके अलावा अगर तुम 2020 के पहले के पेपर देखो, 19 का, 18 का, तो एक अच्छा लेवल मैथ्स में और बाकी सब्जेक्ट में पूछा जाता है। अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भी कि जामिया 2022 के किस तरह के मैथ्स के क्वेश्चंस आए थे। एंड लास्ट ईयर का जो कट ऑफ रहा था वो 45 मार्क्स रहा था जनरल के लिए, और लास्ट ईयर काफ़ी लेट एग्ज़ाम हुआ था, इस वजह से कट ऑफ कम रहा, बिकॉज निमसेट वगैरह के थ्रू ऑलरेडी बच्चों ने एडमिशन ले लिया था। लेकिन चूंकि इस साल निमसेट नहीं हुआ है तो सारे ही बच्चे, ऑलमोस्ट बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो कट ऑफ रिलेटिवली हायर जाएगा, लेकिन पेपर का लेवल फिर भी अच्छा होता है। तो ये मान के चलो इस साल 60-65 आउट ऑफ 100 मार्क्स एक्सपेक्टेड है कट ऑफ लिस्ट। एंड पेपर के पैटर्न में काफ़ी कुछ चेंजेस आए हैं निमसेट 2021 से और 22 में। जैसे कि 2022 में इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं है, वेक्टर नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, एक बहुत मेजर पोर्शन है। तो इस वीक में तुम चाहो तो इन 3 पोर्शंस को छोड़ सकते हो। इसके अलावा एडिशनल क्या है जामिया में? एडिशनल आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, जो निमसेट के सिलेबस में नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, बायनोमियल थ्योरम है, रिलेशन है। स्टैटिस्टिक्स भी ठीक ठाक पूछी जाती है। स्टैटिस्टिक्स तो निमसेट के सिलेबस के थ्रू पढ़ा होगा सबने। रिलेशन से 2 से 3 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड हैं, तो रिलेशन अच्छे से पढ़ लेना। एंड डिफरेंशियल इक्वेशन से भी मान के चलो एक क्वेश्चन तो एटलीस्ट आ ही जाएगा। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर से 1 या 2 क्वेश्चन, बायनोमियल से भी 1 या 2 क्वेश्चन। तो ये कुछ एडिशनल टॉपिक हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बायनोमियल हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, रिलेशन हो गया, ये एडिशनली तुम्हें मैथ्स में पढ़ना पड़ेगा जामिया के लिए। और इन सब के वीडियो ऑलरेडी वैसे आईएनपीएस क्लासेस के चैनल में पड़े हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चूँकि कमिंग संडे एग्ज़ाम है तो पूरे एफर्ट्स लगाओ। और सबसे अच्छी बात ये है जामिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्लेसमेंट भी अच्छे हैं, फ़ीस बहुत कम होती है। 8500 फ़ीस है 1 साल की। 2 ईयर का अगर तुम्हारा एमसीए है तो मतलब एट नो कॉस्ट तुम 2 साल की एमसीए डिग्री फ्री में कंप्लीट कर सकते हो। एज़ वेल एज़ अगर तुम्हें हॉस्टल वगैरह भी प्रोवाइड हो जाता है जामिया की तरफ से तो काफ़ी इजी होगा, क्योंकि हॉस्टल फूडिंग वगैरह की फ़ीस भी बहुत कम होती है। फ्री ऑफ कॉस्ट मान के चलो 2 साल की पढ़ाई होगी। तो पूरे एफर्ट्स लगा दो, बाकी फिर देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो जेएमआई 2022 का फर्स्ट क्वेश्चन है रिलेशन का। और रिलेशन जैसा कि बताया निमसेट के सिलेबस में नहीं है, लेकिन सीयूईटी के सिलेबस में भी है, एज़ वेल एज़ जामिया के सिलेबस में भी है। तो अभी मौका है अच्छे से 2-3 घंटे भी अगर रिलेशन पढ़ लोगे तो आराम से इसके क्वेश्चंस करे जा सकते हैं। और जैसा कि तुम लोग देखोगे अभी पेपर में 2022 के कि करीब तीन क्वेश्चन रिलेशन से आए हैं। तो 3 क्वेश्चन बहुत बड़ा वेटेज हो गया और उस हिसाब से चैप्टर कुछ खास नहीं है। तो देखते हैं। फॉर रियल नंबर एक्स एंड वाई डिफाइंड एक्स रिलेटेड टू वाई इफ x माइनस वाई प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर देन द रिलेशन आर। तो पहले तो थोड़ा सा एक ब्रीफ ले लेते हैं कि रिलेशन होता क्या है। रिलेशन जो होता है इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए इज एनी सेट, ए क्रॉस बी नहीं, यहां पे दोनों सेट सेम होते हैं, ए क्रॉस ए। लेट्स से ए इज 1 2 3, तो ए क्रॉस ए मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट तुम ए क्रॉस ए के बना सकते हो। उसमें क्या क्या एलिमेंट आएंगे? 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2,
2,3, 3,1, 3,2, 3,3। ये A क्रॉस A के सारे एलिमेंट हो गए। A में 3 एलिमेंट हैं तो 3 इंटू 3 9 एलिमेंट आ जाएंगे A क्रॉस A में, और इसका कोई भी सबसेट रिलेशन होता है। अच्छा, रिलेशन जैसे कि ऑप्शन में दे रखा है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो इसको समझ लेते हैं एक बार शॉर्ट में कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, A इज रिलेटेड टू R। पहले तो हम ये कर लेते हैं, रिफ्लेक्सिव में फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A सेट, A सेट से जो भी एलिमेंट बिलोंग करता है, A कॉमा A मस्ट बिलोंग्स टू रिलेशन। यहां पे ध्यान रखना कंपल्शन है, हर एक A के लिए A कॉमा A उस रिलेशन का अगर पार्ट है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। फॉर एग्जाम्पल एक रिलेशन ले लेते हैं A कॉमा A, A कॉमा A मतलब 1,1, 2,2, 3,3। ये तीनों ही एलिमेंट होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए कंपल्शन है कि हर एक A क्या है 1, 2, 3, 1, 2, 3 में से कोई भी A हो सकता है, तो 1,1, 2,2, 3,3 हर एक इस रिलेशन का पार्ट होना चाहिए, मेंबर होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, A और B दो एलिमेंट हैं जो सेट A से बिलोंग कर रहे हैं। अगर रिलेशन में A कॉमा B है, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं A R B, A इज रिलेटेड टू B, एंड रिलेशन में A कॉमा B है, तो सिमेट्रिक के लिए जरूरी है कि B कॉमा A शुड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ रिलेशन। इफ यहां पे कोई कंपल्शन नहीं है, अगर A कॉमा B है तो B कॉमा A उसका पार्ट होना चाहिए, कंपल्शन नहीं है यहां पे कोई। लाइक अगर एक रिलेशन हम देखते हैं, अगर 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। ये रिलेशन क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर 1,2 है, कंपल्शन नहीं है, अगर 1,2 है तो 2,1 भी रिलेशन का पार्ट होना चाहिए। लाइक जैसे 1,1 ओनली लिखा है, तो 1,1 को अगर पलटोगे तो 1,1 ही आएगा, तो ये भी सिमेट्रिक है। ठीक है, तो आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अब ट्रांजिटिव की बात करते हैं। फॉर एनी, यहां पे सारे एलिमेंट के लिए नहीं है, A B C 3 एलिमेंट हैं जो कि सेट A से बिलोंग करते हैं। इफ A comma B belongs to relation and B comma C belongs to also this relation, this implies A comma C भी अगर रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर 1,2 है, 2,3 है, तो 2 हटा दो, 1,3 भी अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो ऐसे रिलेशन को क्या बोल देते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। और इसकी काफ़ी डिटेल में वीडियो बना रखा है, तुम चैनल पे जाके सर्च करोगे तो ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी। तो फिर से जस्ट एक क्विक रिविजन है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव में कंपल्शन है फॉर एवरी A बिलोंग्स टू A, हर एक A 1 के लिए भी, 2 के लिए भी, 3 के लिए भी A कॉमा A रिलेशन का पार्ट होना चाहिए, तो उसको रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर यहां पे कोई कंपल्शन नहीं है, अगर 1,2 आया तो 2,1 भी आना चाहिए, अगर 2,3 आया तो 3,2 भी आना चाहिए, तो दैट इज नोन एज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव क्या होता है, अगर A कॉमा B, अगर A रिलेटेड टू B है एंड B रिलेटेड टू C है, तो दिस इंप्लाइज A रिलेटेड टू C रिलेशन का पार्ट होना चाहिए, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव। और अगर रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए, ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं।
यहां पे पूछा गया x इज रिलेटेड टू y इफ x माइनस वाई प्लस √2 इज एन इरेशनल नंबर। तो 1 बाय 1 हम चेक करते हैं, 1 बाय 1 चेक करते हैं, ये रिफ्लेक्सिव होगा, ट्रांजिटिव होगा, सिमेट्रिक होगा। तो सबसे पहले तो चेक करो रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए दोनों एलिमेंट ए होने चाहिए। यहां पे क्या दे रखा है, x इज रिलेटेड टू y, क्या दे रखा है, x इज रिलेटेड टू y। तो यहां पे क्या होना चाहिए, x इज रिलेटेड टू x, और यहां पे वैल्यू रख दो, x और y सेम होने चाहिए, बिकॉज रिफ्लेक्सिव में a कॉमा a दोनों एलिमेंट सेम होने के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन बना है। तो यहां पे y की जगह x रखोगे तो x माइनस एक्स प्लस √2, √2 बचेगा, और जो कि कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। हेंस ये बात प्रूव हो गई कि एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ये क्लियर है। तो x की जगह y, मतलब a कॉमा a, x की जगह y रख देंगे या y की जगह x रख देंगे तो √2 बचेगा। √2 एक इरेशनल नंबर है और यही बोला गया है इरेशनल नंबर हो, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम यहां पे ये भी चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक क्यों नहीं है और ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, इस बात को चेक करते हैं। तो आंसर तो इसका मिल ही चुका है रिफ्लेक्सिव। तो अब यहां पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि x माइनस वाई प्लस √2 क्या था, एक इरेशनल नंबर था, और ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है। चूंकि आंसर मिल चुका है रिफ्लेक्सिव ही है, लेकिन आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, सिमेट्रिक क्यों नहीं है। सिमेट्रिक कब होता है, सिमेट्रिक तब होता है जब a रिलेटेड टू b हो, दिस इंप्लाइज b भी रिलेटेड टू a होना चाहिए, तब ये सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब ये हुआ कि a माइनस बी प्लस √2 भी एक इरेशनल नंबर आना चाहिए, और b माइनस ए प्लस √2 ये भी एक इरेशनल नंबर आना चाहिए। अब हमें चीज़ डिस्प्रूव करनी है, तो हम हिट एंड ट्रायल से करेंगे और ऐसी वैल्यू रखेंगे जिसके लिए डिस्प्रूव हो जाए। तो कुछ हम वैल्यूज एज्यूम करें जिससे एक रैशनल आ जाए और एक इरेशनल आ जाए। तो अगर a को रख दो √2, b को कुछ भी रख सकते हो जो मन में आए, 1 2 3 4 एनीथिंग। तो पहले वाले में चेक करो जरा, पहले वाले में रखोगे √2 माइनस 1 प्लस √2, 2√2 माइनस 1, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। यहां पे जब तुम रखोगे b की वैल्यू 1, a की जगह √2 प्लस √2 कैंसिल हो रहा है, 1 आ रहा है जो कि रैशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये बात गलत साबित हो रही है, इट मीन से सिमेट्रिक नहीं है, क्लियर है। तो इस तरह की कोई वैल्यू चूज कर सकते हो जिससे √2 कैंसिल हो जाए, a की वैल्यू √2 रख दी और b की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो तुम। तो जब भी हिट एंड ट्रायल करते हैं तो उस स्टेटमेंट को हमें रिजेक्ट करना होता है। अब ये चेक करना है कि ट्रांजिटिव क्यों नहीं है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, अगर a रिलेटेड टू b है, b रिलेटेड टू c है, तो दिस इंप्लाइज a रिलेटेड टू c भी होना चाहिए। तो रख लेते हैं x की जगह a, y की जगह b, ये भी एक रैशनल नंबर आना चाहिए। b, x की जगह b, y की जगह c, ये भी एक रैशनल नंबर आना चाहिए। फिर x की जगह a, y की जगह c, ये भी एक इरेशनल नंबर आना चाहिए। तो कोई भी अगर एक रैशनल नंबर बन जाए तो हमारा काम बन सकता है। तो यहां पे a b की वैल्यू कुछ रख के देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये दोनों अगर इरेशनल बने और ये कैसा बन जाए, रैशनल बन जाए, तो ये बात प्रूव हो जाएगी कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्या नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब तुम्हें सोचना होगा a b c की क्या क्या वैल्यूज रखी जा सकती हैं यहां पे जिससे लास्ट वाला रैशनल हो जाए और ये दोनों इरेशनल ही रहें। तो इस बारे में तुम्हें सोचना होगा। तो a को रख सकते हो √2, b को रख दो 1 और c को रख दो 2√2। रखना स्टार्ट करो, a को रखो √2, b को रखो 1, c को रखो √2, तो ये इरेशनल आ रहा है। फिर b को रखो 1, c को रखो 2√2, ये भी 1 माइनस √2, ये भी इरेशनल आ रहा है। अब a को रखो √2,
c को रखो 2√2 प्लस √2, ये 0 आ रहा है विच इज़ अ रैशनल नंबर। इसका मतलब अब ये भी प्रूव हो गया कि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, तो एडिशनली ये काम कर लिया था हम लोगों ने, जिससे रिलेशन एक बार तुम्हारा रिवाइज हो जाए। अब फिर से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन ये दे रखा है, fx दे रखा है ax टू द पावर 7 bx क्यूब प्लस cx माइनस 5, abc रियल नंबर है, f माइनस 7 दे रखा है, देन द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो अगर f माइनस 7 दे रखा है, f7 निकालना होता है, तो यहाँ पे वही डाउट होता है कि स्टूडेंट को लगता है कि इवन होगा कि ऑड होगा। तो हम चेक कर लेते हैं फंक्शन इवन है कि ऑड है। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, माइनस एक्स की पावर 7, माइनस साइन आ जाएगा, माइनस bx क्यूब आ जाएगा, माइनस cx आ जाएगा, -5। ये -5 गड़बड़ कर रहा है, क्योंकि माइनस साइन अगर तुम कॉमन लेते हो तो ये +5 हो जाएगा। ठीक है, तो ना तो ये इवन है ना ही ऑड है, क्योंकि अगर ये -5 होता तो काम बन जाता। लेकिन एक खास बात यहां से देख सकते हो, fx ये दे रखा है, f माइनस एक्स ये दे रखा है, ऐड कर दो उसको। इसको ऐड करोगे ax की पावर 7 माइनस ax की पावर 7 कैंसिल, bx क्यूब माइनस bx क्यूब कैंसिल, cx माइनस cx कैंसिल, ये क्या आ जाएगा -10। f7 तुम्हें दे रखा है, 7 रख दो x के प्लेस पे, f -7 तुम्हें दे रखा है -7, तो f7 यहां से निकाल सकते हैं। यहाँ 7 रखोगे, उधर जाके -7 हो जाएगा, तो f7 आ जाएगा -17। अब इसकी हमें रेंज बतानी है। इसकी अगर रेंज बतानी है तो इसकी जगह -17 रखो, +17 cos x, -17 कॉमन ले लो तो 1 माइनस cos x। हमें पता है cos x लाई करता है 1 से -1 के बीच में, cos x 1 से -1 के बीच में लाई करता है। इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है, तो मिनिमम तब होगा जब cos x की -1 वैल्यू रखोगे, -1 रखो तो ये 2 हो जाएगा, और -17 से मल्टीप्लाई होके -34 मिनिमम आ गया। मैक्सिमम कब आएगा? जब इसकी वैल्यू तुम 1 रखेंगे। इसकी वैल्यू क्या रख दें? 1 रखोगे 0 बन जाएगा, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 0 आ जाएगी। तो -34 से 0, ए इज द आंसर, सिंपल। तो आई होप समझ में आ रहा होगा। और देख रहे हो बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस नहीं है, थोड़े ट्विस्टेड हैं। और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट को यही प्रॉब्लम हुई थी, वो इवन या ऑड में ही फंस गए थे। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से कर लेना, नेक्स्ट टाइम से अगर ये क्वेश्चन आता है तो आई होप कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हो, डोमेन का है। अंडर रूट, यह हमें पता होना चाहिए, अगर अंडर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन है सो दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यही कंसेप्ट हमें लगाना होगा। अंडर रूट के अंदर क्या दे रखा है? mod x माइनस 2 -1। सो mod x माइनस 2 -1 ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, एंड साथ में 3 माइनस mod x माइनस 2 ये भी पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहां से तुम्हें मिल जाएगा mod x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, और यहां से मिल जाएगा mod x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 3। अब यहाँ पे दो तरह की इनइक्वलिटीज मॉड में हमें अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर mod x लेस देन और इक्वल टू a है, a पॉजिटिव है, तो x लाई करेगा a से -a के बीच में, और mod x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू a है, a पॉजिटिव है, तो x -a से छोटा होगा या फिर x a से बड़ा होगा। ठीक है, ये दोनों इनइक्वलिटी नोट कर लो, साथ में करते चलो। तो यहाँ पे हम ये सेकेंड इनइक्वलिटी यूज़ करें, mod x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, तो x माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आएगा, या फिर x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू -1 आएगा। 2 उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और x इज लेस देन और इक्वल टू ये 2 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। mod x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 3, तो x माइनस 2 लाई करेगा 3 से -3 के बीच में,
2 ऐड कर दो, तो ये दो सॉल्यूशंस आ रहे हैं हमारे पास, और इसका हमें क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ले लेते हैं, -1 से 5, फिर 3 से बड़ा, और क्या है 1 से छोटा। तो क्लियरली दिख रहा है जहां पे एक के ऊपर एक कॉमन लाइंस आती हैं, दैट इज द इंटरसेक्शन। तो x बिलोंग करेगा -1 से 1 यूनियन 3 से 5, सिंपल। तो -1 से 1 यूनियन 3 से 5, डी इज द आंसर। क्लियर है आई थिंक। तो सभी लोग कंप्लीट करते जाओ साथ में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का है। z इज एनी कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस इनइक्वालिटी, मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस बताना है। तो जिन लोगों ने भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है आई थिंक ये बात समझ रहे होगे। और यहां पे कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट ये है, अगर कहीं लिखा है मॉड z1 माइनस z2, तो ये होता है डिस्टेंस बिटवीन z1 एंड z2। तो कभी भी अगर इस तरह की इनइक्वालिटी आए तो पहले तुम इक्वलिटी फॉलो कर लो, z माइनस 3 प्लस 2i इज इक्वल टू 2। इसको कैसे इंटरप्रेट करोगे, z की डिस्टेंस 3,2 से 2 है, ठीक है। तो प्लॉट कर लेते हैं 3,2, 3 सपोज यहां पे हो गया, 2 यहां पे हो गया, दिस इज 3,2, ठीक है। z की डिस्टेंस 3,2 से 2 है, तो किसी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस अगर कांस्टेंट आ रही है तो ऐसे पॉइंट का लोकस, z का लोकस हो जाएगा सर्कल। तो z हो गया सर्कल पे लाई करेगा। लेकिन यहां पे क्या दे रखा है, z माइनस 3 प्लस 2i इज लेस देन और इक्वल टू 2। अच्छा, z अगर सर्कल पे लाई कर रहा है तो ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर आएगी, 2 के बराबर। लेकिन लेस देन 2 भी है, लेस देन 2 भी है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि z अंदर भी हो सकता है, सर्कल पे भी हो सकता है, और उसके अंदर भी लाई कर सकता है, ठीक है। तो z इनसाइड द सर्कल भी हो सकता है और z बाउंड्री पे भी हो सकता है। अब इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू अगर बतानी तो यहां से तुम 2 कॉमन ले लो, तो फिर ये अलग कंसेप्ट लग जाएगा। 2 कॉमन लो तो मॉड z माइनस ये 3 हो जाएगा, माइनस 5i/2, z की डिस्टेंस 3, माइनस 5/2 से। z लाई कहां पे कर रहा है, z इस पूरे सर्कल के अंदर लाई कर रहा है और सर्कल की बाउंड्री में लाई कर रहा है। और ये डिस्टेंस किससे दे रखी, z की डिस्टेंस 3, तो यहां तक होगा, ये 3 है, माइनस 5/2 कहीं यहां पे हो जाएगा। z इस सर्कल पे लाई कर रहा है, ये डिस्टेंस हमें मिनिमाइज करनी है, मिनिमम करनी है। तो देखो अगर z यहां लाई करेगा तो डिस्टेंस ये आ रही है 3, माइनस 5/2 से, z यहां लाई करेगा डिस्टेंस ये आ रही है। मिनिमम डिस्टेंस तब आएगी जब z यहां पे 3,0 वाला पॉइंट लोगे तो ये मिनिमम डिस्टेंस आएगी। और देखो ये y कोऑर्डिनेट ही तो है, ये क्या है 5/2, डिस्टेंस कितनी आ रही है 5/2। तो इसकी मिनिमम डिस्टेंस अगर 5/2 रख दो तो 2 इंटू 5/2 दैट इज सिंपली 5। ये इसकी मिनिमम डिस्टेंस आ रही है 5। बी इज द आंसर। तो आई होप ऐसा क्वेश्चन अगर नेक्स्ट टाइम पे आता है तो हैंडल कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन है। आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार पूछा गया है। तो ये हमें पता होना चाहिए एज अ स्टैंडर्ड रिजल्ट। अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि x प्लस आई वाई है, x ये हो जाएगा, y ये हो जाएगा। z बार क्या होता है, z बार होता है x माइनस आई वाई। z बार क्या हो जाएगा x माइनस आई वाई। अगर z का आर्ग्यूमेंट थीटा है एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, और ये एंगल अगर तुम्हें मेजर करना है तो क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करना पड़ेगा। तो याद रखना अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा है तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार माइनस थीटा आएगा, ठीक है।
तो सिंपल आर्ग्यूमेंट ऑफ z थीटा है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z बार माइनस थीटा होगा, ऐड करोगे 0 इज द आंसर। तो नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो आई होप हैंडल कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यू ऑफ b फॉर विच दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन हैव वन कॉमन रूट, और यहां पे खास बात इनके ऑप्शंस में है कि ऑप्शन में इमेजिनरी वैल्यूज भी हैं, ये बात ज़रूर से मार्क कर लेना, क्योंकि यूजुअली नॉर्मली वैल्यूज़ जो आती हैं वो रियल ही आती हैं। तो कॉमन रूट के लिए कंसेप्ट क्या होगा, लेट्स से अल्फा इसका कॉमन रूट है, अल्फा सेटिस्फाई करेगा, अल्फा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, अल्फा स्क्वायर एलिमिनेट करना है, सीधा सबट्रैक्ट कर दो, b माइनस 1 अल्फा माइनस 1 माइनस बी इज इक्वल टू 0। तो अल्फा आ जाएगा b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1। तो कॉमन रूट की वैल्यू मिल गई, किसी भी एक क्वेश्चन को सेटिस्फाई करा दो, सेकंड को सेटिस्फाई करा देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 अपॉन b माइनस 1 प्लस b इज इक्वल टू 0। b माइनस 1 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लो, तो यह आ जाएगा b माइनस 1 b प्लस 1 b माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो b स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2b, b स्क्वायर माइनस 1, यह आ जाएगा b क्यूब, ये इसको ओपन करोगे तो b स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर कैंसिल, माइनस 2b क्यूब से b क्यूब बचेगा, 1 1 कैंसिल, और ये 3b आ जाएगा, b क्यूब प्लस 3b इज इक्वल टू 0। चेक कर लो और सॉल्व करते जाओ, b कॉमन ले लो तो b स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये कब 0 आएगा, जब b 0 होगा। b 0 ऐसा कोई आंसर नहीं दे रखा है, तो हमें इसको भी 0 करना पड़ेगा। नॉर्मली ये चीज़ लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, बिकॉज रियल नंबर के लिए कभी 0 आएगा नहीं। तो b स्क्वायर माइनस 3, b इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 3, और अंडर रूट माइनस 3 पता होना चाहिए आई रूट 3 होता है। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आई रूट 3। अब ऑप्शन में देखो प्लस माइनस दोनों नहीं दे रखे हैं, लेकिन हाँ माइनस आई रूट 3 दे रखा है। तो नेक्स्ट टाइम पे इस बात को ध्यान रखना। तो कंप्लीट कर लो ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बायनोमियल का है, द कोफिशिएंट ऑफ y इन दिस एक्सपेंशन। तो यहां बायनोमियल का कंसेप्ट यूज हो रहा है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म की पावर n। n एक नेचुरल नंबर है, ठीक है। इसमें x की पावर कुछ भी हो उसका कोफिशिएंट निकालना होता है, तो जनरल टर्म लिखते हैं tr प्लस 1, दैट इज NCR। फर्स्ट टर्म की पावर n माइनस r, सेकेंड टर्म की पावर r। तो y की पावर 1 का कोफिशिएंट निकालना है, तो इसका भी जनरल टर्म लिख लो tr प्लस 1। कैसे लिखेंगे, n क्या है, n है 5cr, फर्स्ट टर्म की पावर 5 माइनस r, सेकेंड टर्म की पावर r। तो 5cr c टू द पावर r, y की पावर 10 माइनस 2r, 10 माइनस 3r हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक सिंप्लीफाई कर सकते हो। हमें y की पावर 1 का कोफिशिएंट चाहिए, तो जो भी y की पावर आ रही है इसको 1 रख दो। तो r आई थिंक 3 आ जाएगा। r अगर 3 आया और यहां पे रख दो r को 3, तो 5c3 c क्यूब, 5c3 सॉल्व करोगे 10 आएगा, 10c क्यूब इज द आंसर। और यहाँ पे कोई भी आंसर 10c क्यूब नहीं दे रखा है, शायद ये मिसप्रिंटिंग है, शायद टाइपिंग एरर हो सकती है, या एग्ज़ाम में भी कई बार ऐसा होता है कि आंसर गलत हो सकते हैं सारे। और ऐसे केस में बेटर ये रहता है कि तुम छोड़ के आओ, क्योंकि हो सकता है तुम्हें लग रहा है गलत है लेकिन वो सही हो, ठीक है। और अगर कोई गलत क्वेश्चन आता है, गलत आंसर आते हैं, तो मार्क्स सभी को मिल जाते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन कुछ आती है तो बेटर है टिक ना करो, क्योंकि अगर गलत हुआ तो सबको नंबर मिल जाएंगे, और अगर सही हो गया बाई चांस तो तुम्हें नेगेटिव मार्क्स भी मिल सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे अकॉर्डिंग हो सकता है, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है क्वेश्चन गलत हो लेकिन एक्चुअल में ना हो। तो आई होप बात समझ रहे होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर 50 द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर। तो बायनोमियल एक्सपेंशन आई थिंक पढ़ा होगा सबने
क्या होता है 50C0, फर्स्ट टर्म 1 की पावर कुछ भी करोगे 1 ही आएगा, फर्स्ट टर्म की पावर 50 माइनस 0, सेकेंड टर्म की पावर 0, 50C1 1 की पावर 50 माइनस 1, सेकेंड टर्म की पावर 1, तो 1 की पावर हम कुछ लिख नहीं रहे, एक्स स्क्वायर इस तरह से ये लिख सकते हैं। द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ऑड पावर लाइक एक्स क्यूब, एक्स की पावर 49, तो ये ऑड पावर के कोफिशिएंट है 50C0, 50C3, 50C5, 50C49, और यहां पे हमें इसका सम बताना है, तो यहां पे कुछ रिजल्ट सबको पता होने चाहिए। जितने भी बायनोमियल कोफिशिएंट्स हैं सबका सम 2 टू द पावर n आता है। अगर बायनोमियल कोफिशिएंट विथ इवन सबस्क्रिप्ट है, इसका सम सेम होगा बायनोमियल कोफिशिएंट विथ ऑड सबस्क्रिप्ट, एंड दैट इज 2 की पावर n माइनस 1। तो ये रिजल्ट्स नोट करते जाओ। तो यहां पे ऑड सबस्क्रिप्ट है 1 3 5 7 9, तो ये 2 की पावर n क्या है 50, 2 की पावर 50 माइनस 1, दैट इज 2 की पावर 49, 2 की पावर 49 इज द आंसर, सी इज द आंसर। तो ये रिजल्ट्स नोट कर लो अच्छे से, ठीक है। तो बायनोमियल से भी देख रहे हो 2 क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर से भी 2 क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट देखते हैं, R is the largest equivalence relation on set A. S is any relation on A. तो रिलेशन होता क्या है? रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A। फिर से हम कर लेते हैं, A को मान लो 1 2 3, तो लार्जेस्ट रिलेशन क्या बनेगा? ये जस्ट अभी एक्सप्लेन करा था, 1 1 ले लो, 2 2 ले लो, मतलब A क्रॉस A में जितने एलिमेंट आए सारे ले लो, 1 2 ले लो, 2 1 ले लो, 2 3 ले लो, 3 2 ले लो, 1 3 ले लो, 3 1 ले लो। देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हो गए। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी होगा। इन तीनों को अगर देखो, इन तीनों के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव है, 1 2 है तो 2 1 है, 2 3 है तो 3 2 है, 1 3 है तो 3 1 है, मतलब सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव के लिए क्या करना होता है, कोई 2 पकड़ लो, ये पकड़ो 1 2 2 1, तो 1 1 है, कोई भी पकड़ लो जहाँ पे 2 कॉमन आए या 3 कॉमन आ जाए, ये दोनों ले लो, 1 2 3 3 1, तो 2 1 है। तो इस तरह की कोई भी 2 पेयर जहाँ पे बीच वाला एलिमेंट कॉमन है उसके करस्पॉन्डिंग AC एग्जिस्ट करेगा, तो ये रिलेशन लार्जेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन है सेट A में, और यही तुम्हारा A क्रॉस A है। यही क्या है, A क्रॉस A। कोई भी रिलेशन इसी का सबसेट होता है, तो बेसिकली जो R है वो A क्रॉस A ही है, और उसका कोई भी रिलेशन लिया जाएगा S, तो सबसेट आएगा R का। S इज अ सबसेट ऑफ A क्रॉस A भी बोल सकते हो, S इज अ सबसेट ऑफ R भी बोल सकते हो। सिंपल सी बात है, क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th, द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 डिजिट है ये, सच दैट ईच नंबर कंटेन्स 1 डिजिट। अच्छा, ऐसे केस में जो प्रॉब्लम आती है वो 0 की आती है, 0 कहीं पहले प्लेस पे ना आ जाए, और एक डिजिट 1 होनी चाहिए। अच्छा, यूजुअली हम मान के चलते हैं जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो विदाउट रिपीटेशन ही करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट हमारा यही होता है कि विदाउट रिपीटेशन सॉल्व करें। अगर बाई चांस नहीं आया तो विद रिपीटेशन भी एक बार ट्राई कर सकते हो, लेकिन यूजुअली जब डिजिट्स दी जाएं और लेटर्स दिए जाएं तो पहला अटेम्प्ट तुम्हारा विदाउट रिपीटेशन होना चाहिए। हम ऐसा कर लेते हैं, फर्स्ट प्लेस पे 1 फिक्स कर देते हैं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि इसी प्लेस पे 0 आने की प्रॉब्लम थी। 8 डिजिट है,
1 फिक्स कर दिया, कितनी डिजिट बची 7। विदाउट रिपीटेशन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ के लिए 7 चॉइस, यहाँ के लिए 6, यहाँ के लिए 5। तो 7 × 6 × 5 210 तरीके। और सिंपल तरीके से करूँ, ज़्यादा शॉर्टकट लगाने की ज़रूरत नहीं है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में। अब यहाँ 1 फिक्स कर दो। अच्छा, इसके सारे आंसर्स बाय द वे गलत दे रखे हैं। यहाँ पे अगर तुम देखोगे, अगर 1 फिक्स कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता और 0 नहीं आ सकता, तो यहाँ के लिए 6 चॉइस। यहाँ पे 0 आ सकता है, वो 2 नंबर नहीं आ सकते जो यहाँ आ चुके हैं। 8 नंबर है तो यहाँ के लिए भी 6 चॉइस, यहाँ के लिए 5 चॉइस। तो 6 × 6 × 5 180। ठीक है, फिर थर्ड प्लेस पे 1 फिक्स कर दो। यहां पे 0 नहीं आ सकता, 1 नहीं आ सकता, यहां पे ये जो नंबर है यहां पे आया वो नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, मतलब 6 चॉइस। यहां के लिए 5 चॉइस, 6 × 6 × 5 180। फिर यहां पे 1 फिक्स कर दें तो फिर से 6 6 5 6 × 6 × 5 180। तो आंसर क्या आएगा 210 540 750। सारे आंसर्स गलत थे बाय द वे इसके, तो सभी को मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में अगर आंसर गलत है तो सेल्फ डाउट सबसे पहले होता है, लगता है कि हमने गलत सॉल्व करा। तो ये रिस्क तो लेके चलना पड़ेगा। और अगर कहीं पे तुम्हारा लग रहा है कि सारे आंसर गलत हैं तो बेटर है उसको छोड़ दो, अगर नेगेटिव मार्किंग है पेपर में तो। और चूंकि यहाँ पता है नेगेटिव मार्किंग है +1 एंड -1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ ग्रुप दैट कैन बी फॉर्म विथ 5 डिफरेंट ग्रीन। अच्छा है, दे रखा है डिफरेंट, नहीं देता तो भी हम डिफरेंट मान के ही सॉल्व करते हैं। 5 डिफरेंट ग्रीन बॉल्स, 4 डिफरेंट ब्लू बॉल्स एंड 3 डिफरेंट रेड बॉल्स such that at least 1 green ball and at least 1 blue ball। एटलीस्ट एक ग्रीन लेनी है, एक ग्रीन लेनी है तो एक ग्रीन लोगे या 2 ग्रीन लोगे या 3 ग्रीन लोगे या 4 लोगे या 5 लोगे। तो हर एक बॉल के लिए 2 चॉइस, या तो उस बॉल को हम सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे 2 की पावर 5। और तुम्हें पता है यही चीज़ आएगी अगर 5C0 + 5C1 + 5C2 + 5C3 + 5C4 + 5C5 करोगे तो 2 की पावर 5 आएगा। और उसमें से एक चॉइस वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जिसमें हमने कुछ भी सेलेक्ट नहीं करा। एटलीस्ट एक ब्लू भी चाहिए तो 2 की पावर 4 -1। एक रेड चाहिए तो 2³ रेड के लिए कोई कंडीशन नहीं, रेड लो या ना लो तो 2³ इज द आंसर। ये आ जाएगा तुम्हारा 31, 16 - 1 15 8। हाँ भाई, इसको एक बार कैलकुलेट करके देखो। कैलकुलेट करोगे तो 3720 आएगा, एक बार करके देख लो। दिस इज द आंसर। तो आई होप ये टाइप समझ में आ रहा होगा किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो 11 क्वेश्चन हो गया ये। नेक्स्ट देखते हैं। इन अ यूनिक हॉकी सीरीज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान दे डिसाइड टू प्ले ऑन टिल अ टीम विन 5 मैचेस। मतलब कोई एक टीम अगर 5 मैच जीत गई तो विनर हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। द नंबर ऑफ वेज इन विच द सीरीज कैन बी वॉन इफ नो मैच एंड इन अ ड्रॉ। ड्रॉ नहीं होगा, या तो विन करेगा या लूज करेगा। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। यहाँ पे हम एक बार ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं बोला गया है कुछ, तो हम मान लेते हैं इंडिया जीत रही है, इंडिया विन। और कोई भी मैच कब जीतेगा, जब 5 मैच कोई भी जीत जाए। और कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ 2 ही हैं, जीतना या हारना, विन करना या लूज करना। तो 9 से ज़्यादा मैच नहीं हो सकते। 9 मैच अगर हुए तो अगर 10 मैच हुए तो 10 में से 2 ही टीम है, तो 5 कोई हारेगा 5 कोई जीतेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जो मैच यहाँ पे कंसिडर करे जाएंगे 9 मैच कंसिडर करे जाएंगे। और कैसे कैसे इंडिया जीत सकती है उस बात, उसके वेज बताने, प्रोबेबिलिटी नहीं बतानी है। तो पहला केस ले लेते हैं हम कि शुरुआत के ही 5 मैच इंडिया जीत जाए। अगर इंडिया शुरुआत के 5 मैच जीत जाए
तो कोई चॉइस ही नहीं, 5 मैच अगर जीतने हैं तो एक ही तरीका हुआ। अब क्या हो सकता है, अब ये हो सकता है कि 4 मैच जीते। अच्छा, लास्ट मैच जीतना ही पड़ेगा क्योंकि लास्ट मैच से ही डिसाइड होता है कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो लास्ट मैच तो जीतना ही पड़ेगा। 4 मैच जीत गई, 1 हार गई, लास्ट मैच तो हमें जीतना है, तभी इंडिया जीत सकती है। लास्ट मैच ही डिसाइड करता है, तो इसके लिए एक चॉइस लास्ट वाला जीतना है। अच्छा, ये हारना, हार पहला वाला भी सकता है, हार दूसरा वाला भी सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि 4 कंसेक्यूटिव जीते फिर हारे। तो ये जो लूज़ करना है वो कहीं पे भी आ सकता है। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 4 चीज़ें एक जैसी हैं, एक चीज़ एक जैसी है, टोटल 5 चीज़ें हैं। अरेंज कर लेते हैं 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। आई होप ये फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। देन 4 जीते 2 हार जाए इंडिया, लास्ट वाला तो जीतना ही है, तो फिर से वही चीज़ है, टोटल 6 चीज़ें हैं, 4 चीज़ें एक जैसी हैं, 2 चीज़ें एक जैसी हैं, लास्ट वाला जीतना ही है, उसका एक तरीका। फिर 4 जीते 3 हारे, लास्ट वाला जीतना ही है, तो टोटल 7 चीज़ें, जहाँ पे 4 चीज़ें एक जैसी हैं, विन करना और लूज करना। और क्या होगा, 4 जीते 4 हारे और लास्ट वाला जीत जाए तो भी इंडिया जीत जाएगी। तो इसके तरीके क्या होंगे, इसके तरीके आएंगे, टोटल 8 चीज़ें हैं जहाँ पे 4 चीज़ें एक जैसी हैं, विन करना, और 4 चीज़ें लूज़ करना एक जैसी। अब इसको पूरा कैलकुलेट कर लो, ये सारे ऐड करने होंगे। जब सारे ऐड करते हो तो आंसर आता है 126। ए इज़ द आंसर। तो अच्छे से देख लेना, अगर नेक्स्ट टाइम पे ऐसा क्वेश्चन आता है तो आई होप अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया 12th। नेक्स्ट देखते हैं, 20 persons आर सिटिंग इन अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट अराउंड अ सर्कुलर टेबल। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है परमिटेशन का। 3 persons आर टू बी सेलेक्टेड एट रेंडम, ठीक है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं। 20 persons एक 19 20 20 पर्सन्स इस राउंड टेबल में बैठे हैं, 3 लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। तो पहले इतना ही कर लेते हैं, 20 में से कोई भी 3 सेलेक्ट कर रहे हैं तो सिंपल तरीका लगेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा राउंड टेबल में बैठे हैं कि स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। 20C3 से कोई भी 3 सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज 3 persons सेलेक्टेड सच दैट नो 2 वर सिटिंग एडजेसेंट, कोई भी 2 अगल बगल ना बैठे हो। तो इसके लिए, अच्छा, इस क्वेश्चन को 2 तरह से करते हैं। अगर प्रॉपर तरीके से करोगे 3 पर्सन के लिए, अगर किसी ने पढ़ा है तो मल्टीनोमियल थ्योरम लगती है, और मल्टीनोमियल थ्योरम काफ़ी लेंदी हो जाती है। तो अगर मान लो ये 2 पर्सन के लिए करके देखते हैं, 2 पर्सन सेलेक्ट करेंगे और वो एडजेसेंट ना हो तो उसके क्या तरीके होंगे। टोटल तरीके 20C2, और वो वाले केसेस सब्ट्रैक्ट कर दो व्हेन 2 आर एडजेसेंट। जब 2 एडजेसेंट हो तो कौन से तरीके सब्ट्रैक्ट होंगे। 1 2 सेलेक्ट कर लो, 2 3 सेलेक्ट कर लो, अगल बगल वाले सेलेक्ट करते जाओ, 19 20 सेलेक्ट कर लो, 21 सेलेक्ट कर लो। अगर देखो टोटल ब्रैकेट 1 2 3 सबके फर्स्ट टर्म देखो 20 केसेस आ रहे हैं। तो अगर ये क्वेश्चन 2 के लिए होता तो ये आंसर हो जाता। 3 के लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसको समझते हैं हम लोग। टोटल केस है 20C3। इसमें से पहले वो वाले केसेस घटा दें जब 3 पर्सन हम सेलेक्ट कर रहे हैं और वो तीनों ही अगल बगल हैं, पहला दूसरा तीसरा। दूसरा तीसरा चौथा, ये वाले केसेस सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तीसरा चौथा पांचवा, 19 20 1 पे आ जाएगा।
20 1 2 पे आ जाएगा। अगर ये टोटल केस काउंट करो जब तीनों कंसेक्यूटिव हैं तो 20 वेज आएंगे। कितने वेज आ जाएंगे? 20 वेज जब तीनों कंसेक्यूटिव हैं। एक तो ये वाला केस सब्ट्रैक्ट करेंगे और एक वाला केस भी सब्ट्रैक्ट करेंगे जब दो कंसेक्यूटिव हो और एक बियॉन्ड हो। दो कंसेक्यूटिव लाइक मान लो हमने दो कंसेक्यूटिव सेलेक्ट करे, तीसरा चौथा, कौन से सेलेक्ट करे? तीसरा चौथा दो कंसेक्यूटिव सेलेक्ट कर लिए और एक मतलब तीनों कंसेक्यूटिव नहीं होने चाहिए तो तीसरा चौथा सेलेक्ट कर लिया। 20 लोग थे, 2 लोग घटा दो 18 बचे। तीसरा जो पर्सन सेलेक्ट करना है ना तो दूसरा सेलेक्ट कर सकते हो ना ही पांचवा सेलेक्ट कर सकते हो। टोटल कितने? 20 से चले गए 4। तो दो कंसेक्यूटिव सेलेक्ट कर लो। दो कंसेक्यूटिव सेलेक्ट करने के 20 वेज, ये भी काउंट कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। और जब तीसरा तुम सेलेक्ट करोगे ना तो ये सेलेक्ट कर सकते हो, ये तो ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हो, ये ऑलरेडी सेलेक्ट कर चुके हो, ये भी नहीं सेलेक्ट कर सकते। तो 20 में से 4 गया, 16 बचा, 16 में से कोई एक सेलेक्ट कर लो। तो ये तरीका है। अदरवाइज यहां पे फिर हमें मल्टीनोमियल थ्योरम लगानी पड़ती। 20 केस वाले जब कोई भी कंसेक्यूटिव मतलब तीनों कंसेक्यूटिव हो और 20 इंटू 16 C1 वो केसेस जब दो कंसेक्यूटिव हैं, एक उसके एडजेसेंट नहीं है, एक कहीं और है, तीसरा चौथा ले लिया और 8वां ले लिया। तो हमें केसेस बताने हैं जब तीनों कंसेक्यूटिव ना हो। तो आई होप ये बात समझ में आ रही है और शायद इसका आंसर कैलकुलेट करके देख लो, 800 आता है। दिस इज द आंसर। इसको एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना पूरा, तो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब प्रोबेबिलिटी का है। ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट। अच्छा, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट हैं तो एक के अकर करने से दूसरे के अकरेंस या नॉन अकरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आई होप ये तो सबको पता होगा। पी ए गिवन दैट पी ए बार गिवन दैट बी बार इज पी ए बार। सिंपली बी अकर कर रहा है कि नहीं कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं। सो सिंपली इट्स आंसर इज 1 माइनस पी ए। तो ए के अकरेंस या नॉन अकरेंस से बी के अकरेंस या नॉन अकरेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन था ये प्रोबेबिलिटी का 14th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 15। ये भी क्वेश्चन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। आई होप सारे स्टूडेंट जिन्होंने भी सीरियसली पढ़ाई करी है करा जरूर होगा। 100 आइडेंटिकल कॉइन्स ईच विथ प्रोबेबिलिटी पी ऑफ शोइंग हेड आर टॉस। पी 0 से 1 दे रखा है, बायस्ड कॉइन होगा। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग हेड ऑन 50 कॉइन। अच्छा, याद होगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? n टाइम्स एक्सपेरिमेंट हो रहा है, r टाइम्स सक्सेस चाहिए, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी p, फेलियर मान लो q है, रेस्ट n माइनस r टाइम्स फेलियर चाहिए। ये सक्सेस, q प्रोबेबिलिटी हो गई फेलियर की, एंड p प्लस q 1 आता है, ठीक है। तो 100 में से 50 टाइम्स हेड चाहिए। तो p की पावर 50, रेस्ट टेल आएगा 1 माइनस 1 की पावर 50 इज इक्वल टू 51 कॉइन्स में से 100 में से 51 कॉइन में हेड चाहिए, वो इक्वल है 50 हेड आने की प्रोबेबिलिटी की पावर 51 और रेस्ट 1 माइनस p की पावर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो 49। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पे बचेगा तुम्हारा 1 माइनस पी बचेगा। 100C50 को उसके नीचे ले जाओ, 100C51 अपॉन 100C50 और यहां पे क्या आ जाएगा p। एंड वी शुड नो द फॉर्मूला NCR अपॉन NCR माइनस 1। ये आता है n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। तो ये आ जाएगा n विच इज 100। r ये ऊपर वाला ही लेते हैं, ध्यान रखना, माइनस 51 प्लस 1 अपॉन 51 इंटू पी। ये क्या आ जाएगा 51 माइनस 51 पी। ऊपर ये कैलकुलेट करोगे तो 50 पी। (51) इज इक्वल टू 101 पी। पी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो दिस इज सिंपली 51 अपॉन 101। दिस इज द आंसर। तो P is 51 अपॉन 101। C इज द आंसर। आई होप आइडिया क्लियर हो गया होगा। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज है, सिंपल बेसिक क्वेश्चन था, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन था, बहुत बार आ चुका है डिफरेंट एग्जाम में। एट एनी टाइम टोटल नंबर ऑफ पीपल हु ऑन द अर्थ शेक हैंड
एन ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ये याद होना चाहिए। अगर अर्थ पे n पर्सन्स हैं जो कि ऑड हैं तो कितने बार हैंडशेक करेंगे, ये रट लो, इवन टाइम्स करेंगे। ये सॉल्व, इसका सोल्यूशन होता है मैथमेटिकल इंडक्शन से, और मैथमेटिकल इंडक्शन तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है तो इस वजह से उसको नहीं कर रहे हैं हम लोग। तो याद रखना इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इवन नंबर। कितने लोग, कितने हैंडशेक होंगे, अगर ऑड नंबर ऑफ पीपल हैं तो इवन हैंडशेक होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम पे अगर ये क्वेश्चन आता है तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17, फिर से प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है। लेट टू फेयर 6 फेस डाई ए एंड बी आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, इवन बी द इवेंट दैट, दो डाइस हैं ए और बी, इवन इवेंट है दैट ए शोज 4, E2 इवेंट है बी शोज 2। ठीक है, अच्छा ये बात ध्यान रखना, हमें बताना है फॉल्स स्टेटमेंट। दो डाइस है, E1 में 4 आ रहा है, E2 में 2 आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों इंडिपेंडेंट होंगे। पहले डाइस में क्या आता है, दूसरे डाइस में क्या आता है। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी कि E1 एंड E2 आर इंडिपेंडेंट। डाइस में कुछ भी आए इंडिपेंडेंट है। हमें फॉल्स बताना है तो पहला टिक नहीं कर सकते तो क्रॉस कर दो। E2 E3, E2 E3 देखते हैं। E3 क्या है, E3 इज द इवेंट दैट सम ऑफ टू नंबर्स ऑन डाइस इज ऑड। दोनों डाइस में जो नंबर आ रहा है उसका सम ऑड आना चाहिए। सम ऑड तभी आएगा जब एक डाइस में ऑड आए और दूसरे में इवन आए, या फिर पहले में इवन आए दूसरे में ऑड आए। इवन ऑड को ऐड करेंगे तभी ऑड आएगा। तो इसका मतलब अब यहां पे डिपेंडेंसी बढ़ रही है। पहले तो ये दोनों तो इंडिपेंडेंट हैं, पहले में क्या आता है 4, दूसरे में क्या आता है 2, आपस में कोई लेना देना नहीं। मैथमेटिकली भी प्रूफ कर सकते हो, इनकी प्रोबेबिलिटी निकाल के भी प्रूफ करा जा सकता है। अब क्या हो रहा है यहां पे, E3 आ रहा है सम ऑड, तो इसका मतलब अगर पहले डाइस में 4 आ रहा है तो E3 अकर करने के लिए दूसरे डाइस में 2 नहीं आ सकता। दूसरे डाइस में तुम्हारा यहां पे 4 आ गया है इवन, तो दूसरे डाइस में तुम्हारा ऑड ही आना चाहिए। ठीक है, क्या ये बात समझ में आ रही है। E2 ये भी इवन आ रहा है तो E3 अकर करने के लिए कंपल्शन हो गया कि दूसरे डाइस में ऑड ही आना चाहिए। इस बात को प्रूफ कर सकते हो, और चाहो तो मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हो। P निकाल लो। फर्स्ट डाइस में 4 आया, एक तरीका, दो डाइस थ्रो कर रहे हो। अगर दो डाइस थ्रो कर रहे हो तो सैंपल स्पेस 6 स्क्वायर दैट इज 36 आएगा। पहले डाइस में 4 आया, एक तरीका। दूसरे डाइस में कुछ भी आ सकता है, 6 में से 6। हम सिर्फ P निकाल रहे हैं। पहले डाइस में 4 आया, एक तरीका 1/6, दूसरे डाइस में कुछ भी आ सकता है, तो P हो गया 1/6। P निकाल लो। दूसरे डाइस में 2 आया 1/6, पहले डाइस में कुछ भी आ सकता है, 6/6, 1/6। अब तुम निकाल लो, दो डाइस थ्रो करे गए, E1 इंटरसेक्शन E2, अगर ये P1 इंटू P2 के बराबर आ जाए तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, पहले E1 इंटरसेक्शन E2 का मतलब क्या हुआ, पहले डाइस में 4 आया और दूसरे डाइस में 2 आया, तो एक ही तरीका तो हुआ 1/36। P1 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, P2 ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ये इंडिपेंडेंट आ रहा है। E1 E2 आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, हम P3 भी निकाल लेते हैं। P3 में थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो। अगर कभी भी दो डाइस थ्रो करोगे रैंडम, तो या तो सम इवन आएगा या सम ऑड आएगा। दो ही केस होंगे, आधे केस में सम इवन आएगा, आधे केस में सम ऑड आएगा। जैसे कि दो डाइस अगर थ्रो कर रहे हो तो 1-1 आएगा, 1-1 का सम करो 2 इवन आ गया, 1-2 आएगा, सम करो 3 ऑड आ गया, 1-3 आएगा, सम करो 4 इवन आ गया, 1-4 आएगा, सम करो 5। तो हर ऑल्टरनेट अगर 1-1 2-2 1-1 सारे 36 केस देखो तो आधे केस में इवन आएगा, आधे केस में ऑड आएगा। तो P3 1/2 होगा। और मान लो हम ये निकालें और चेक करें क्या ये P1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 क्या P1 इंटू P2
इंटू PE3 के बराबर है, तो ये पॉसिबल ही नहीं। पहले डाइस में 4 आ जाए, दूसरे डाइस में 2 आ जाए, तो सम कभी भी ऑड नहीं आएगा, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करके कभी भी 0 नहीं आएगा। PE1 तुम्हें पता है 1/6, PE2 तुम्हें पता है 1/6, PE3 अभी निकाल लिया 1/2, तो देख रहे हो 1/6, 1/6, 1/2, ये 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब E1, E2, E3 आर इंडिपेंडेंट। ये गलत है, जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया मैथमेटिकली, क्योंकि यहाँ ये 0 आ रहा है, यहाँ पे ये 1/36 × 2 72 आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है। इट मीन्स E1, E2, E3 आर नॉट इंडिपेंडेंट, और हमें फॉल्स टिक करना है, तो हम डी ऑप्शन टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द सम ऑफ 3 नंबर्स आर इन AP। कभी भी सम ऑफ 3 नंबर्स AP के लेने होते हैं तो हम A - D, A + D लेते हैं। इसका सम दे रखा है तुम्हें -3, D कैंसिल हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो, A -1 आ जाएगा, एंड देयर प्रोडक्ट। अब -1 जब तुम रखोगे तो पहला टर्म -1 - D, दूसरा टर्म -1, तीसरा टर्म -1 + D, तो ये D - 1, D + 1, यह आएगा D² -1, प्रोडक्ट क्या दे रखा है 8, तो D कैलकुलेट कर लेना, +-3 आ जाएगा। द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नंबर, तो एक बार +3 ले लो, यहाँ पे +3 रख दो, तो -1 - 3 -1 -1 +3 लिया है, ठीक है, +3, यह आ जाएगा -4, यह आ जाएगा -1, यह आ जाएगा 2, इनका प्रोडक्ट बता लो, यही पूछा गया है। और बाय द वे तुम +3 और -3 रख के देखोगे, सेम ही आएगा। आई थिंक दिस इज 8। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा हमने गलत पढ़ लिया है, इनका प्रोडक्ट नहीं बताना है, वो तो 8 दे ही रखा है, हमें सम ऑफ देयर स्क्वायर्स बताना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द नंबर। तो -4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दैट इज 21। सो सी इज द आंसर, इट इज 21, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है जीपी का। 3 टर्म्स जीपी में दे रखे हैं, तो मैं बताया अगर 3 टर्म्स जीपी में है तो बीच वाले का स्क्वायर एडजेसेंट के प्रोडक्ट के बराबर आता है। सॉल्व करो उसको। सो आई थिंक ये आ जाएगा x², ये आ जाएगा 5x + 4 = 0। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू -1 -4 आएगी। एक एक करके वैल्यू रखते जाते हैं। x को -1 रखते हैं, -1 रखा, -1 यहाँ रखो 0, -1 यहाँ रखो 0। जीपी का कोई भी टर्म 0 नहीं होता है, बात पता होनी चाहिए। अब -4 रखो, ये पॉसिबल नहीं है, -4 रखो, -4 यहाँ -4 रखोगे -6, यहाँ -4 रखोगे -9। फोर्थ टर्म बताना है तो सिंपली बड़ा सिंपल है, यहाँ से कॉमन रेशियो निकाल लो जो कि आ रहा है 3/2, और इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर दो कॉमन रेशियो से, -27/2, तो आंसर आ जाएगा डी -13.5। सिंपल, क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। In a sequence of 21 terms, the first 11 terms are in AP with common difference 2। इतना काम कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म मान लेते हैं AP का A है, और कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 2 का, और 11 टर्म लिखने, 11वां टर्म AP का nth टर्म का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए, A + n - 1D। 11 रखोगे तो A + 10D आ जाएगा, D है 2 तो A + 20, ये 11 टर्म्स हैं इन AP। ठीक है, एंड लास्ट 11 टर्म, अच्छा टोटल 11 ही टर्म, 21 टर्म्स हैं,
लास्ट 11 टर्म अगर सेपरेट कर लें तो 22 टर्म्स हो जाएंगे। तो यहां पे करना ये पड़ेगा, लास्ट के 11 टर्म्स के लिए ये टर्म तुम्हें कॉमन लेना पड़ेगा। जीपी यहां से स्टार्ट होगी और जीपी का कॉमन रेशियो अगर देखो 2 का दे रखा है, और जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, ए आर टू द पावर n-1। 11 टर्म है, n को 11 रखो तो a r की पावर n को 11 रखोगे r2 है 10। ठीक है। इफ द मिडिल टर्म ऑफ AP इज इक्वल टू मिडिल टर्म ऑफ GP, तो मिडिल टर्म निकाल लें। AP में भी 11 टर्म है, GP में भी 11 टर्म है, और हमें पता होना चाहिए कि अगर ऑड टर्म है, n ऑड है, तो मिडिल टर्म आता है n+1/2। जैसे 9 टर्म है तो 9+1/2 पांचवा टर्म मिडिल टर्म आएगा। तो 11 टर्म है तो 11 रखो, 11 + 1 12 डिवाइड बाई 2। छठा टर्म, इसका छठा टर्म AP का मिडिल टर्म होगा a + 5d, d क्या है 2, तो a + 10 इसका मिडिल टर्म हो गया। इसका भी छठा टर्म निकाल लो, a 2 की पावर n-1 2 की पावर 5। दोनों के मिडिल टर्म सेम है, इसको सॉल्व करते हैं। 32a यह आएगा तुम्हारा 640, तो यहां से आ जाएगा a इज -10, उधर ले जाओ, 630 अपॉन 31 आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। एंड पूछा क्या गया है, देन द मिडिल टर्म ऑफ इंटायर सीक्वेंस। तो टोटल कितने टर्म है, टोटल है तुम्हारे पास 21 टर्म, तो 21 + 1 डिवाइड बाई 2 22 डिवाइड बाई 2 11वां टर्म। तो 11वां टर्म ये है या ये है, ये मिडिल टर्म है फॉर इंटायर सीक्वेंस। तो हमें निकालना क्या है, a + 20 मतलब -630 बाई 31 + 20, और आई थिंक इसको सॉल्व करोगे ये 620 आ जाएगा। -10 बाई 31 इज द आंसर ऑफ एंटायर सीक्वेंस। ए इज द आंसर, सिंपल। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एपी का क्वेश्चन है, आइडिया लग रहा होगा किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। ये 3 टर्म्स एपी में है। अच्छा, 3 टर्म्स एपी में कब होते हैं, जब ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ एडजेसेंट टर्म। सबका बेस 3 कर लेते हैं, इसको 3 का स्क्वायर कर लो, इसको 3/3 की पावर x कर लो। 1 को लिख सकते हो log 3 बेस 3, log a बेस a 1 होता है, बिकॉज सबका बेस हमें सेम करना है, तभी कोई फॉर्मूला लग सकता है। बेस की पावर जो होती है बाहर आके रेसिप्रोकल हो जाती है। यहां पे log की प्रॉपर्टी लगा दो, टू ही कैंसिल हो जाएगा। log 3 यहां भी है, log 3 यहां पे भी है, तो सीधा सीधा जिसका भी log ले रहे हैं वो रिमूव कर सकते हैं। 3 की पावर x से मल्टीप्लाई कर दो, थ्री टू द पावर x को t ले लो, और वी शुड नो एक्सपोनेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो 12t² -5t -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 12 और 3 9 और 4 से फैक्टराइज हो जाएगा।
यहाँ पे 3 कॉमन ले लूँ, 3t + 1, 4t - 3 = 0। तो t की दो वैल्यू आ रही है -1/3 एंड 3/4। -1/3 हो नहीं सकता, तो log की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब 3 की पावर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4। अब यहाँ दोनों साइड log ले लूँ बेस 3 पे, तो ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x log 3 बेस 3। यहाँ log की प्रॉपर्टी लगा दो, log 3 बेस 3 माइनस log 4 बेस 3, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 होगा। 1 माइनस log 4 बेस 3 इज द आंसर। 1 माइनस log 4 बेस 3 इज द आंसर। बी इज द आंसर, सिंपल। तो इस वीडियो में यहीं तक क्वेश्चन रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे फर्दर 20 क्वेश्चंस और कर डालेंगे मैथ्स के। तो एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि जामिया में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, और बिल्कुल स्ट्रेट क्वेश्चंस तो नहीं है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, थोड़े एफर्ट्स लगेंगे सॉल्व करने में। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का सोल्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं।